हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और उसके अलावा जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ हरीड डिसीजन। क्या मतलब हुआ? देखिए, हरीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जल्दबाजी में लिया गया, उसे हरीड कहा जाता है जो किसी भी जल्दबाजी में लिया जाए। और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। तो क्या मतलब है इस लाइन का? आ हरीड डिसीजन मतलब कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको इसके अंदर आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट। क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, ये जो हमारी आज की कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादातर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आ हंटर एक शिकारी, वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट मतलब कि गया, टू द फॉरेस्ट वो एक शिकारी जंगल गया, टू हंट हंट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करने। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार एक शिकारी जंगल गया शिकार करने। चलिए आगे देखिए। ही वॉज अकम्पनाइड बाय हिज फेथफुल डॉग। क्या मतलब हुआ? अकम्पनाइड का मतलब होता है किसी के साथ होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज अकम्पनाइड मतलब कि वो साथ था, किसके? अकम्पनाइड बाय हिज फेथफुल डॉग। फेथफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वफादार। तो इस लाइन का क्या मतलब? वह अपने वफादार कुत्ते के साथ था। ही वॉज अकम्पनाइड मतलब उसके साथ उसका वफादार कुत्ता भी था। चलिए आगे देखिए। एज जैसे कि, दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी हम किसी वाक्य के अंदर शो करना चाहते हैं कि कोई क्रिया चल रही थी तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वॉज वर्ब के बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और गो थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, बीच से होकर गुजरना, उसे गो थ्रू कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एज जैसे कि, दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट जैसे कि वह जंगल से होकर गुजर रहे थे। दे सॉ ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और SAW सॉ मतलब देखना। और जो आप इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है आप उस पर भी ध्यान दें। बहुत से लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, जो कि आपको इसको सॉ पढ़ना है। तो क्या मतलब हुआ? दे सॉ उन्होंने देखा, अ स्नेक एक सांप, एंड ए मंगूज और एक नेवला फाइटिंग लड़ रहे हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एज दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट मतलब कि जैसे वे, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और यहाँ पर दे का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर दो हैं, एक वो शिकारी और उसका कुत्ता। तो इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर वे जो सब्जेक्ट है उसमें एक से अधिक व्यक्ति हैं। तो क्या मतलब हुआ? एज जैसे कि, दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट वे लोग जंगल से होकर गुजर रहे थे, या कह सकते हैं वे जंगल से होकर गुजर रहे थे। दे सॉ अ स्नेक उन्होंने एक सांप को देखा, एंड ए मंगूज और एक नेवले को फाइटिंग उन्होंने एक सांप और नेवले को लड़ता हुआ देखा। चलिए आगे देखिए। द हंटर एंड हिज डॉग स्टूड स्टिल। दोस्तों, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। स्टूड मतलब खड़ा हो जाना और स्टिल का मतलब होता है स्थिर होना, जब कोई व्यक्ति ना हिले डुले। स्थिर को का मतलब होता है एक जगह रुक जाने को स्टिल कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द हंटर एंड हिज डॉग स्टूड स्टिल जो हंटर था, शिकारी था, और उसका कुत्ता वो स्थिर खड़े हो गए मतलब एक जगह रुक गए। एंड वॉच्ड वॉच का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना। एंड वॉच्ड और उन्होंने ध्यान से देखा। द ब्लडी फाइट उस खूंखार लड़ाई को।
फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हंटर था, शिकारी था, और जो उसका कुत्ता था वो एक जगह स्थिर खड़े हो गए, स्टूड स्टिल मतलब स्थिर खड़े हो गए, और उन्होंने देखा द ब्लडी फाइट, उस खूंखार लड़ाई को, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक। चलिए आगे देखिए। समटाइम्स मतलब कि कई बार, द पॉइजनस स्नेक वुड रेज हिज हेड, कि मतलब जो कई बार जो पॉइजनस स्नेक था, मतलब जो जहरीला सांप था, वुड रेज वो उठाता, रेज करने का मतलब होता है उठाना या फिर खड़ा करना, वो उठाता या खड़ा करता, हिज हेड अपने सर को, एंड स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, और वो हमला करता एट द मंगूज, और वो नेवले पर हमला करता, एट अदर टाइम्स, और कई बार, द मंगूस जो नेवला था, वुड स्ट्राइक द स्नेक, वो मतलब वो क्या करता, वो हमला करता किस पर, स्नेक पर, और कई बार जो नेवला था वो सांप पर हमला करता। चलिए आगे देखिए। द फाइट ग्रीव फियर्स, दोस्तों ये जो वर्ड है ग्रीव, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव, और इसका मतलब होता है बढ़ना। तो क्या मतलब हुआ, द फाइट ग्रीव फियर्स, और फियर्स का मतलब होता है भयंकर, जो लड़ाई थी वो बढ़ गई, मतलब खतरनाक रूप से, फियर्स तरीके से। तो क्या मतलब हुआ, द फाइट ग्रीव फियर्स, जो लड़ाई थी वो और भी मतलब कि भयंकर हो गई। द हंटर वॉन्टेड टू स्टॉप इट, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर वॉन्ट का प्रयोग किया गया है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और ये जो वाक्य है ये दो वर्बों को लेकर बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है, तो जो प्राइमरी वर्ब है उसको पहले हमें लगाना है, और प्राइमरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग करना है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप प्राइमरी वर्ब लगाएंगे तो प्राइमरी वर्ब के बाद पहले आपको टू का प्रयोग करना है, और टू के बाद ही आपको अगली जो दूसरी वर्ब है उसका प्रयोग करना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये क्या, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द हंटर वांटेड, जो शिकारी था वो चाहता था। तो जो चाहने की जो क्रिया हो रही है जिसको वांट कहा जाता है, ये उसकी सेकंड फॉर्म में वांटेड, चाहता था, और ये इसकी प्राइमरी वर्ब है। और जो इसकी सेकेंडरी वर्ब है वो है स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। तो प्राइमरी वर्ब को लेके जो प्राइमरी वर्ब है उसके बाद टू का प्रयोग किया गया, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप दो वर्ब वाला वाक्य भी बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द हंटर वांटेड टू स्टॉप इट, और इट जो है वो लड़ाई के लिए यूज़ हो रहा है, उस लड़ाई जो लड़ाई हो रही थी उस सांप और नेवले के बीच में, उसके लिए इट का प्रयोग किया गया जो कि एक प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द हंटर वांटेड टू स्टॉप इट, शिकारी इसे रोकना चाहता था, मतलब किसे रोकना चाहता था, उस लड़ाई को रोकना चाहता था। सो ही एम्ड हिज गन एंड शॉट द मंगूस डेड, क्या मतलब हुआ, एम का मतलब होता है निशाना लगाना, और एम जो है उसका मतलब लक्ष्य भी होता है, और इसका मतलब निशाना लगाना भी होता है। तो ये वर्ब के रूप में इसको प्रयोग किया गया, और ये ईडी लगाने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इस लाइन का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, सो इसलिए, ही एम्ड हिज गन, उसने अपनी गन से निशाना लगाया, एंड शॉट, और इसका ये शूट की सेकंड फॉर्म में शॉट, इसका मतलब गोली मार देना, एंड शॉट, उसने शॉट मतलब कि गोली मार दी, द मंगूस, नेवले को, शॉट मंगूस डेड, उसने मंगूस को गोली मारकर मार डाला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए ही एम्ड हिज गन, उसने अपनी गन से, अपनी बंदूक से निशाना लगाया, एंड शॉट द मंगूस डेड, और मंगूस की गोली मारकर हत्या कर दिया, कह सकते हैं गोली मारकर उसे मार दिया। चलिए आगे देखिए। देन फिर, द हंटर्स डॉग, ये दोस्तों यहाँ हंटर के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हम किसी वाक्य के अंदर, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होता है, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो क्या मतलब हुआ, देन फिर, द हंटर्स डॉग, जो हंटर्स डॉग मतलब शिकारी का कुत्ता, वेंट गया, टू गेट लाने गया, गेट मतलब लाने के लिए, द डेड मंगूज मरे हुए मंगूज को मतलब नेवले को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देन फिर, द हंटर्स डॉग, जो शिकारी का कुत्ता था, वेंट टू गेट द डेड मंगूज, वो मरे हुए नेवले को लाने के लिए गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सांप है, और यहाँ पर ये शिकारी है, ये शिकारी का कुत्ता है, और इस शिकारी का जो कुत्ता है उसने अपने मुंह के अंदर इस नेवले को रखा हुआ है, और ये जो मरा हुआ नेवला है, और यहाँ पर ये सांप है। तो इस तरह से ये इस कहानी का चित्र है। चलिए आगे देखिए। द
मंगूस वॉज लाइंग डेड। दोस्तों लाई का मतलब होता है पड़ा होना, और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है और जिसके अंदर एडजेक्टिव को यूज़ किया गया है। और DEAD डेड ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मृत या फिर मरा हुआ। तो इस लाइन का चलिए मतलब समझ लेते हैं क्या मतलब हुआ। द मंगूस वॉज लाइंग डेड, जो मंगूस था नेवला था वो मरा हुआ पड़ा था, वॉज लाइंग डेड। एंड मोशनलेस, मोशनलेस भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्राण रहित, मतलब वो कोई जिसमें से प्राण निकल जाए, जान निकल जाए, उसे मोशनलेस कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, द मंगूस वॉज लाइंग डेड एंड मोशनलेस, जो मंगूस था नेवला था वो मरा हुआ और मोशनलेस मतलब कि प्राण रहित पड़ा हुआ था। ऑन द ग्राउंड मतलब कि ज़मीन पर वो पड़ा हुआ था। चलिए आगे देखिए। द डॉग पिक्ड द डेड मंगूस, ये पिक का मतलब होता है उठाना और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, द डॉग पिक्ड द डेड मंगूस, कुत्ते ने मरे हुए, डेड मंगूस मतलब मरे हुए नेवले को उठाया। पिक किया मतलब उठाया। द डॉग पिक द डेड मंगूस, कुत्ते ने मरे हुए नेवले को उठाया। इन हिज माउथ, इन हिज माउथ मतलब अपने मुंह में। बट लेकिन द पॉइजनस स्नैक, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, एक एडजेक्टिव है। क्या मतलब हुआ, बट लेकिन द पॉइजनस स्नैक, जो जहरीला सांप था, बिट हिम। और दोस्तों ये जो वर्ड है बिट, ये बाइट की सेकंड फॉर्म में बिट, इसका मतलब काटना होता है। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन द पॉइजनस स्नैक बिट हिम, लेकिन जो जहरीला सांप था बिट हिम, उसने उसे काट लिया। हिम मतलब ये जो हिम है डॉग के लिए यूज़ हो रहा है। द डॉग डाइड ऑन द स्पॉट, डाइड ऑन द स्पॉट का मतलब होता है घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, द डॉग डाइड ऑन द स्पॉट, जो डॉग था, कुत्ता था, वो वहीं मर गया, मतलब घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। चलिए आगे देखिए। द हंटर थॉट, दोस्तों ये जो वर्ड है THOUGHT, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है और इसे थॉट पढ़ेंगे तो क्या मतलब हुआ, और इसका मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। क्या मतलब हुआ, द हंटर थॉट, शिकारी ने सोचा, ओह आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। इन किलिंग द मंगूस, मतलब कि मैं गलत था मंगूस को मारने में, मतलब नेवले को मारने में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द हंटर थॉट, शिकारी ने सोचा, ओह आई वॉज रॉन्ग इन किलिंग द मंगूस, मतलब मैं नेवले को मारने में गलत था। किलिंग मतलब मारना होता है, हत्या करना किसी की, मतलब मैं मंगूस को मारने में, नेवले को मारने में मैं गलत था। द एनिमी वॉज द स्नेक, दोस्तों एनिमी एक का मतलब होता है दुश्मन। तो क्या मतलब हुआ, द एनिमी वॉज द स्नेक, जो एनिमी था वो क्या था, वो सांप था। द एनिमी वॉज द स्नेक मतलब जो एनिमी था, दुश्मन था, वो सांप था। नॉट द मंगूस, नेवला नहीं। तो आखिर में उसने क्या सोचा, द एनिमी वॉज द स्नेक नॉट द मंगूस, मतलब जो दुश्मन था वो सांप था, नेवला नहीं था। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी थी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जैसा आपने देखा कि वो जो शिकारी था उसने जल्दबाजी में एक गलत डिसीजन लिया, उसे सांप को ही मारना था लेकिन उसने जल्दबाजी में नेवले को मार दिया। और जब उसका कुत्ता, जो उसका वफादार कुत्ता था जो उसके साथ गया था उसके शिकार करने, जब वो उसको उठाने गया अपने मुंह में तो वहाँ उसको सांप ने डस लिया और जिससे उसके कुत्ते की भी मौत हो गई। जिससे पता ये लगता है कि जो डिसीजन था, जो निर्णय था शिकारी के द्वारा जो लिया गया, वो बिल्कुल गलत निर्णय था। क्योंकि यदि शिकारी उस सांप को मारता तो नेवला भी बच जाता और नेवला और इसका कुत्ते को भी कुछ नहीं होता। तो लास्ट में हमें ऐसा पता लगता है कि लाइफ में हमें कभी भी कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।